तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बाइडी सिटी के लोग डीमंस के हमले में मरने वाले सभी लोगों की याद में बहुत सारे कंदील जलाकर पानी में छोड़ते हैं। और वहीं पे हमें जनरल शू को दिखाया जाता है जो कि अपनी आर्मी के सोल्जर की डेड बॉडीज के सामने खड़ा होकर कहता है कि आज हमारा बाइडी सिटी सही सलामत है तो वो सब कुछ तुम्हारी वजह से है। अगर तुम लोग अपनी कुर्बानियां ना देते तो शायद आज बाइडी सिटी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। इसीलिए आज मैं तुम सब लोगों के सामने ये वादा करता हूँ कि हम लोग डीमन से आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। ये कहने के बाद वो एक तीर कमान उठाकर उसमें आग लगाकर उन सारी डेड बॉडीज की चिता को आग लगा देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लुवो जेंग और जनरल फीलोंग एक छत के ऊपर से खड़े होकर ये देख रहे होते हैं। और जनरल फीलोंग कहता है कि लुवो जेंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी बहुत हेल्प की है। अगर तुम हमारी हेल्प ना करते तो शायद बाइडी सिटी पूरी तरह से खत्म हो जाता। इसीलिए मैं पूरी बाइडी आर्मी की तरफ से तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। जिस पर जेंग कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, असल में ये सब कुछ इन सोल्जर्स की वजह से हुआ है। ये सोल्जर्स अगर ना होते तो शायद मैं भी अकेला कुछ नहीं कर पाता। इतने में जनरल शू वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि लुवो जेंग मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम पर शक करके तुम्हें गद्दार डिक्लेयर करने की कोशिश की, इसीलिए मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगे और मेरे साथ वाइन पियोगे। तो जेंग कहता है कि जो हो गया सो हो गया, अब पुरानी बातें याद करके कोई फायदा नहीं। ये कहने के साथ वो उसके साथ वाइन पीता है और फिर वो जनरल फीलोंग से कहता है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो जनरल फीलोंग जनरल शू से और बाकी सोल्जर से कहता है कि तुम लोग वापस चले जाओ। और फिर वो जेंग से कहता है मैं जानता हूँ तुम ज़ूग किन्यून के बारे में बात करना चाहते हो। मैंने ज़ूग किन्यून के बारे में पहले ही इंपीरियल कोर्ट को रिपोर्ट कर दिया है, मगर मुझे नहीं लगता कि इंपीरियल कोर्ट ज़ूग फैमिली के खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकता है। ये फैमिली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेंग कहता है कि न जाने इस ज़ूग फैमिली को मुझसे क्या दुश्मनी है, ये हर वक्त मेरे ही पीछे क्यों पड़ी रहती है। अगर उन लोगों ने मुझ पर दोबारा हमला करने की कोशिश की तो मैं पूरी की पूरी ज़ूग फैमिली को ही खत्म कर दूंगा। ये सुनकर जनरल फीलोंग हंसते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो। मैं अपनी जवानी में बिल्कुल तुम्हारी तरह ही जोशीला हुआ करता था। और फिर वो उससे कहता है कि क्योंकि तुमने हमारे बाइडी सिटी की हेल्प की है तो इसलिए हम लोग तुम्हें इनाम के तौर पर कुछ ट्रेजर्स देना चाहते हैं। कल तुम युनलाओ के साथ ट्रेजर हाउस में जाना और वहां से अपनी पसंद के कोई भी 3 ट्रेजर ले लेना। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लुवो जेंग युनलाओ के साथ ट्रेजर हाउस में जाता है जहाँ पे बहुत ही पावरफुल ट्रेजर्स रखे हुए होते हैं। और युनलाओ उससे कहती है कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, तुम इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। तो जेंग सबसे पहले एक स्वॉर्ड की तरफ देखता है जिसके अंदर एक क्रिस्टल लगा हुआ होता है। तो जेंग कहता है कि ये किस तरह का वेपन है। तो युनलाओ से कहती है कि ये एक सुपीरियर ग्रेड का जेड वेपन है। ये वेपन असल में फर्स्ट डीमन वार्ड में टूट चुका था, मगर इसका क्रिस्टल अभी भी इसके साथ पूरी तरह से अटैच है। और फिर लुवो जेंग की नजर वहां पे दूसरी स्वॉर्ड पे पड़ती है जिसके अंदर सेम उसी तरह का ही एक अलग क्रिस्टल लगा हुआ होता है। तो जेंग कहता है कि मुझे उसके बारे में बताओ। तो युनलाओ कहती है कि ये भी एक सुपीरियर ग्रेड का जेड स्पिरिचुअल वेपन है। इसमें इतनी पावर है कि तुम इससे किसी भी तरह की शील्ड को तोड़ सकते हो। ये सुनकर जेंग कहता है कि ये तो फिर मेरे काम का है, मैं इससे पहले युनलाओ के बैरियर को तोड़ने की कोशिश करूंगा। जिस पर युनलाओ कहती है कि तुम चाहो तो इसे मेरे ऊपर भी ट्राई कर सकते हो, मैं इस पर तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो जेंग कहता है कि ठीक है, फिर तो मैं ये दोनों ही वेपन लेना चाहूंगा। तो युनलाओ दोनों ही वेपन निकालकर उसके सामने रख देती है और कहती है कि तुम बाकी एक ट्रेजर पसंद कर सकते हो, तब तक मैं तुम्हारा बाहर वेट करती हूँ। ये कहकर वो बाहर चली जाती है और जेंग एक बॉक्स की तरफ आगे बढ़ता है। उस बॉक्स के अंदर एक पिल होती है जिसका नाम होता है निर्वाणा पिल। तो जेंग अपना स्काई मैनुअल निकालता है, निर्वाणा पिल के बारे में पढ़ता है कि उस पिल में इतनी पावर है कि वो किसी भी इंजर्ड बंदे को फौरन से हील कर सकती है। यहाँ तक कि कोई ऐसा बंदा जो कि इंजरीज से बिल्कुल मरने ही वाला हो तो भी इस पिल की मदद से उसे फिर से फौरन से ठीक किया जा सकता है। और फिर जेंग कहता है कि ये पिल सिर्फ लोअर लेवल के कल्टीवेटर्स के लिए है, एलिमिनेशन लेवल से ऊपर के लोग इसे यूज नहीं कर सकते, यानी कि ये मेरे काम की चीज है। वो उस बॉक्स को फौरन से उठाकर रख लेता है और कहता है कि मेरे 3 ट्रेजर्स पूरे हो चुके हैं। वो वहां से जैसे ही जाने लगता है तो अचानक उसकी नजर किसी और चीज पे पड़ती है। वहां पे एक स्क्रॉल होता है। तो जेंग जैसे ही उस स्क्रॉल को उठाने लगता है तो वो स्क्रॉल एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होकर उसके अपने स्काई मैनुअल के अंदर चला जाता है। तो जेंग उस स्क्रॉल को खोलकर देखता है तो वो कहता है कि असल में ये स्क्रॉल मेरे ही स्क्रॉल का एक हिस्सा था। उस स्क्रॉल में उसे एक नया मैप नजर आता है जो कि उसे साउथ ईस्ट की तरफ इशारा करता है। और फिर जेंग को वहाँ पे कुछ लिखा हुआ नजर आता है जिसे वो पढ़ता है तो उसे मालूम होता है कि वहाँ पे असल में एक ऐसी गुफा है कि जहाँ पे कोई भी बंदा इमोर्टल टेक्निक्स को सीख सकता है। ये पढ़ने के बाद लुवो जेंग को पता चल जाता है कि ज़ूग फैमिली असल में उसका पीछा क्यों कर रही है। उन्हें वो स्काई मैनुअल चाहिए जिसकी मदद से वो लोग उस गुफा तक पहुंचना चाहते
जाते हैं। जिसके बाद लुओ ज़ेंग वो स्काई मैनुअल अपने पास रख लेता है और फिर उन दोनों ही जेड स्टोन्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए वो अपना ड्रैगन फर्नेस बाहर निकाल लेता है, जिससे वो उन दोनों ही जेड स्टोन्स की पावर को अपनी बॉडी के साथ मर्ज करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि एक जेड स्टोन से एक फिनिक्स बर्ड बाहर निकलता है जो कि लुओ ज़ेंग के एक हाथ में आकर एब्जॉर्ब हो जाता है। और फिर दूसरे स्टोन से एक लायन बाहर निकलता है जो कि लुओ ज़ेंग के दूसरे हाथ में जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है। और अब लुओ ज़ेंग के पास 2 नए स्पिरिचुअल वेपन आ जाते हैं, जिससे उसकी ताकत अब और भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और इन वेपन्स को ट्राई करने के लिए वो युन लाओ को अपने सामने ले आता है और युन लाओ और लुओ ज़ेंग दोनों ही एक छत के ऊपर जाकर तेजी से एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ज़ेंग जाते साथ ही उस पर अपने डेगर से हमला करता है, मगर वो उसे बहुत ही आसानी से डॉज करके उस पर क्यूब से हमला करती है। तो लुओ ज़ेंग फिनिक्स जेट का इस्तेमाल करके तेजी से वहां से निकल जाता है। जिसके बाद युन लाओ उस पर अपने ट्रायंगुलर ब्लेड से हमला करती है। तो लुओ ज़ेंग फिर से तेजी से वहां से निकल जाता है और अपने बहुत सारे क्लोन बनाकर उस पर हमला कर देता है, मगर क्लोन्स को आता देखकर युन लाओ अपने फॉर्मलेस वॉइड को एक्टिवेट करती है, जिससे वो सारे क्लोन उन बॉक्स से टकराकर वहीं पे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ज़ेंग जैसे ही युन लाओ पे हमला करने के लिए जाता है तो वो अपनी शील्ड एक्टिवेट कर लेती है, जिसे लुओ ज़ेंग नहीं तोड़ पाता। तो वो फौरन से पीछे हट जाता है और फिर अपनी ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करके उसे उस जेट के साथ मर्ज कर देता है और फिर तेजी से युन लाओ पे हमला करता है। तो वो उसकी शील्ड को बहुत ही आसानी से तोड़ते हुए आगे निकल जाता है, मगर अचानक युन लाओ उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे नीचे गिरने से बचा लेती है और उससे कहती है कि तुम्हारी बॉडी तो बहुत ही अजीब है, ये तो हर तरह का स्पिरिचुअल वेपन एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ज़ेंग कहता है कि अभी तुमने देखा ही क्या है। वो फौरन से जंप लगाकर उसकी दूसरी तरफ चला जाता है, जिससे युन लाओ नीचे गिरने लगती है, मगर लुओ ज़ेंग उसे थाम लेता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे गिरफ्तार करके पूरे शहर के सामने जलील किया था, मुझे उसके लिए हर जाना चाहिए। तो युन लाओ कहती है कि मैं इसकी किस तरह भरपाई कर सकती हूँ। जिस पर ज़ेंग कहता है तुमने मुझे उस क्यूबिक बॉक्स के अंदर बंद करके डीमंस के साथ फाइट भी की थी, जिससे मुझे भी काफी ज्यादा चोट लगी थी, उसकी भी भरपाई करनी होगी। ये कहने की देर थी कि युन लाओ उसके गाल पे जाकर किस कर देती है, जिस पर ज़ेंग भी हैरान रह जाता है। और युन लाओ फौरन से नीचे उतरकर वहां से जाते हुए उससे कहती है कि तुम्हारे गाल पे असल में एक कट लग गया था, तो मैंने उसे अपने होंठों से ठीक कर दिया है और यही तुम्हारे नुकसान की भरपाई है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं लुओ ज़ेंग एक शिप के ऊपर खड़ा हुआ होता है और दूसरी तरफ युन लाओ भी एक शिप के ऊपर खड़ी हुई होती है और वो कहती है कि मुझे क्या हो रहा है, मेरा दिल अचानक से इतना जोर जोर से क्यों धड़क रहा है। इतने में अचानक वहाँ पे बर्फ गिरने लगती है और हम लुओ ज़ेंग के हाथ में डायू की बटरफ्लाई को देखते हैं और दूसरी तरफ एक बटरफ्लाई उड़ते हुए सीधा एक कमरे के अंदर चली जाती है। वो बटरफ्लाई असल में डायू थी और उसके बराबर में एक लेडी सो रही होती है, जिसे देखकर वो कहती है कि एक मर्तबा मैं इस बॉडी में वापस चली गई तो फिर तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। ये कहने के साथ ही वो उस बॉडी के अंदर चली जाती है और हमें बताया जाता है कि वो बॉडी असल में क्लाउड हॉल की मास्टर की थी, जो कि डायू के वापस आते ही होश में आ जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग डीमन लॉर्ड को देखते हैं। उसके पास एक छोटा सर्वेंट आता है जो कि उसे बताता है कि बाइडी सिटी में डीमन हाइटिक और डीमन यानवुई दोनों ही मारे गए हैं। ये सुनकर डीमन लॉर्ड कहता है कि उन दोनों ने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान किया है, इसलिए सारे ही डीमंस उन्हें हमेशा याद रखेंगे। ये कहकर वो अपना एक वेपन बाहर निकालता है और कहता है कि ये पूरी तरह से अब रिकवर होने वाला है, जिसके बाद हम लोग दोबारा से बाइडी सिटी पर हमला करेंगे। ये सुनकर वो सर्वेंट कहता है कि मास्टर आपने अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं किया, इसलिए आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मगर डीमन लॉर्ड कहता है कि उन लोगों ने पूरी तरह से तैयारी कर ली होगी, इसलिए हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए और ऊपर से मुझे वो एक्सट्रीम यिन पावर भी तो चाहिए, इसलिए हम लोग अब ज्यादा देर नहीं कर सकते। ये कहकर वो अपना मास्क फेंक देता है और कहता है कि सब लोग जल्दी तैयारी करो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।